ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय दंड संहिता का अध्याय 8, जिसमें हम लोग देख रहे थे लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के संबंध में। पूर्व में चर्चा कर चुके की गई थी धारा 141, जिसमें विधि विरुद्ध जमाओं को बताया गया था। अब आज हम देखेंगे 146 जो बताता है आपका बलवा करने के बारे में, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में रियोटिंग बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो क्या क्या बोल रहा है कि जब कभी विधि विरुद्ध जमाओं द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तब ऐसे जमाव का हर सदस्य बलवा करने के अपराध का दोषी होगा। तो ये देखिए, ये जो आपका विधि विरुद्ध जमाव है, उसी का ये क्या है, थोड़ा सा आगे के चरण है कि जब विधि विरुद्ध जमाव होगा और उसके द्वारा किसी प्रकार का क्या किया जा रहा है, बल या हिंसा का प्रयोग किया जा रहा है। अभी तक देखिए जो हम लोगों ने 141 में पढ़ा, उसमें क्या समझा था कि 5 लोग मिलकर अगर विधि विरुद्ध कोई कार्य कर रहे हैं सामान्य उद्देश्य का अग्रसर, और वो विधि विरुद्ध कार्य क्या है, जो उसमें 5 लोग बताए गए हैं उनके बारे में कि आप सरकार के खिलाफ कुछ नारेबाजी कर रहे हो, या कोई लोक सेवक के खिलाफ कोई कार्य कर रहे हो, और कोई जो कोई अन्य व्यक्ति के अधिकारों को रोकने के लिए कार्य कर रहे हो, किसी आदेशिका का उल्लंघन या उसके विपरीत खड़े होकर कोई कार्य कर रहे हो, तो वो आपका क्या हो गया, विधि विरुद्ध कार्य हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है कि वही विधि विरुद्ध कार्य जो हो रहा है, ठीक है, जो आपका 141 है, उसी में अगर हिंसा या बल का प्रयोग होगा, तब वो कार्य क्या हो जाएगा, बलवा करना हो जाएगा। तो आप पढ़ो इसको, जब कभी विधि विरुद्ध जमाव द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा, तो विधि विरुद्ध जमाव आपका कितना, कौन बोल रहा है, 141, तो इसके साथ बलवा करने में आएगा 141 प्लस, तो 141 की जितनी भी चीजें हैं वो इसमें लागू हो जाएगी, या उसके किसी सदस्य द्वारा। ठीक है, तो जो विधि विरुद्ध जमाव में विधि क्या बोल रहा, अरे ना, ठीक है, तो इसमें बोल रहे हैं कि जब कभी विधि विरुद्ध जमाव द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में, ठीक है, तो 141 कहता है, 141 में आपको बताया विधि विरुद्ध जमाव के बारे में, तो बलवा करने में आपको विधि विरुद्ध जमाव की चीजें तो लागू हो जाएगी, अर्थात जो एक 141 में जो 5 आधार बताए गए हैं वो चीजें आपकी चालू रहेंगी। कोई भी विधि विरुद्ध जमाव है और उसमें किसी उस जमाव के किसी सदस्य द्वारा, ठीक है, और उस जमाव के सामान्य आशय उद्देश्य को अग्रसर करने में क्या हो रहा है, बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे विधि विरुद्ध जमाव प्लस वहां पे क्या आ जाएगा, आपका बल या हिंसा आ जाएगी। ठीक है, तो बल को आपको बल के बारे में हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे, तो ये आपको बताया गया है सेक्शन 149 में, इसको अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है कि बल क्या होगा, फोर्स कैसा होता है। ठीक है, फोर्स, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बल या हिंसा लिखा हुआ है, ठीक है, 2 वर्ड है, आप लोग देखिएगा। तो यहाँ पे बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तब ऐसे जमाव का हर सदस्य बलवा करने के अपराध का दोषी होगा। तो बलवा कब होगा आपका, जब कोई विधि विरुद्ध जमाव है और उस विधि विरुद्ध जमाव में क्या किया जा रहा है, व्यक्तियों के द्वारा बल या हिंसा का प्रयोग किया जा रहा है। तो अब इसको ऐसा समझने का प्रयास करते हैं कि एक जैसे कल की बात चल रही थी कि कोई एक जमाव आयोजित किया गया जो विधि विरुद्ध नहीं था, बाद में वो हो गया, और उसमें कुछ लोग क्या हुए, औजार लेके आ गए और वहां पे क्या हुआ, हिंसा या बल का प्रयोग उन लोगों ने शुरू कर दिया। तो वहां पे जो चीजें हैं कि वो जो विधि विरुद्ध जमाव जो अब तक था, जैसे ही उसमें बल और हिंसा चालू होती है, अर्थात जैसे लोग उसका हथियार हथियार लेके आना शुरू कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, वो आपका बलवा कहलाएगा। ठीक है, तो अब इसमें आपको याद रखना कि जो विधि विरुद्ध जमाव है, तो उसके जितने भी लोग हैं उनके लिए क्या होना चाहिए कि उनका एक सामान्य उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, कॉमन कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए, किसके लिए, बल या हिंसा प्रयोग करने के लिए। ठीक है, जो सामान्य उद्देश्य उनका होना चाहिए कि जो विधि विरुद्ध जमाव है, कि वो अपने सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसमें क्या कर सकते हैं, बल या हिंसा का
प्रयोग कर सकते हैं, तब ये कार्य आपका बलवा हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या आवश्यक तत्व हो सकता है आपका। तो आप पहला तो आपका कि जब भी हम बात करेंगे बलवा के लिए, तो बलवा के लिए मैंने आपको बताया था 141 पहला लागू होगा, ठीक है। तो 141 में आपको बताया गया है 5 या 5 से अधिक व्यक्ति। तो ये आपका पहला आवश्यक तत्व होगा कि बलवा के लिए पहले तो सबसे बड़ी बात है 5 लोग होने चाहिए। दूसरा होगा उन लोग का कि उनका सामान्य उद्देश्य होगा, ठीक। तीसरा है कि वो सामान्य उद्देश्य की कार्यवाही को प्रारंभ कर लिया हो। चौथा होगा कि उसमें उन लोगों ने बल या हिंसा का प्रयोग किया हो। तब ये सारी चीजें अगर होगी तो आपका वहां पे जो कार्य किया जा रहा है वो बलवा कहलाएगा। अब इसमें हम लोग एक केस के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि देखिए बलवा और विधि विरुद्ध जमाव में अंतर क्या हो सकता है। तो यदि कोई विधि विरुद्ध जमाव बल या हिंसा के प्रयोग द्वारा अपने सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए अग्रसर होता है तो उसे बलवा कहा जाता है। अतः स्पष्ट है कि बलवे में बल या हिंसा के प्रयोग का तत्व विद्यमान होना आवश्यक है, जबकि विधि विरुद्ध जमाव में सामान्य उद्देश्य का होना ही आवश्यक है। कि आपका जो विधि के विरुद्ध कोई कार्य करने के लिए आपका उद्देश्य लेकर आप इकट्ठा होते हैं या इकट्ठा होते हुए आपका वो उद्देश्य जागृत हो जाता है, तो उतना कार्य क्या होगा आपका विधि विरुद्ध हो जाएगा। लेकिन वो विधि विरुद्ध जमाव है और उस जो आपका जो विधि विरुद्ध कार्य के उद्देश्य के लिए आप वहां पे एकत्रित हुआ है, उसमें आपका बल और हिंसा के तत्व शामिल हो जाते हैं, तब वहां पे क्या हो जाएगा, वह कार्य बलवे की श्रेणी में आ जाएगा। तो इसमें केस को समझने का प्रयास कीजिए। रघुनाथ राय बनाम सम्राट का ये मामला था। ये मामला आपका है 1892 का, 1892 का, रघुनाथ राय बनाम सम्राट। तो इस बात में क्या हुआ कि कुछ हिंदू थे जो 5 से अधिक थे। वो मिलकर क्या करते, एक मुस्लिम व्यक्ति के कब्जे से उसकी 2 गाय और एक बैल को छीन लेते हैं। तो अभियुक्त जो हिंदुओं के द्वारा जो एक कार्य को किया जाता है, यह कृत्य किसी अनुचित लाभ प्राप्ति या पशुओं के मालिक को अनुचित हानि पहुंचाने के आशय से नहीं किया जाता। अर्थात कि वो जो गाय और बैल को जो छीनते हैं मुस्लिम से, तो उनका उस वहां पे उनका कोई मोटो नहीं होता है कि उनको अनुचित लाभ लेने के लिए या किसी प्रकार का वो उसको हानि पहुंचाने के उद्देश्य से वो कार्य करते हैं, बल्कि वो उसका उनका कार्य क्या होता है, उन पशुओं की जान बचाने को या उनका वध को रोकने के उद्देश्य से वो कार्य करते हैं। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे वो उनका जो जो उद्देश्य जो सामान्य उद्देश्य था कि उस जो गाय और बैल को बचाने का, तो उसमें उन लोगों ने क्या चीज प्रयोग किया, एक तो 5 से अधिक थे, दूसरा उन लोगों ने उसमें क्या बल का प्रयोग किया था। तो ऐसे में उनका जो कार्य था वो बलवे के लिए बलवे के आवश्यक तत्वों को पूरा करता था। तो उनका जो कार्य था, बल्कि वो कार्य में उनका कोई लाभ नहीं था, लेकिन उनका जो कार्य है 5 या 5 से अधिक लोग मिलकर एक विधि विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, किसी और से उसकी संपत्ति को छीन रहे हैं, बल्कि वो वही उसकी संपत्ति है। भाई गाय और बैल उसकी संपत्ति है, वो कैसे भी उसका प्रयोग कर सकता है। और इनका बल्कि जो इनका जो उद्देश्य है वो इनके लिए उचित हो, लेकिन वो विधि विधि के हिसाब से क्या है वो गलत था, ठीक है। तो उस हिसाब में क्या होगा कि जो उन्होंने बल और हिंसा का प्रयोग किया, तो यहाँ पे उनका कार्य बलवे के अंतर्गत आएगा। समझ आया। नो सर। नहीं समझ आया। देखो 5 से अधिक हिंदुओं का एक ग्रुप था, वो एक मुस्लिम के घर गए और उसके बैल और गाय को छीनते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बैल और गाय को छीनते हैं, तो उनका उद्देश्य जो 5 से अधिक जो हिंदुओं का ग्रुप था, समूह था, उनका उद्देश्य ये नहीं था कि उस गाय और बैल को प्राप्त करके एक उससे अनुचित लाभ ले या उसको हानि पहुंचाए। उनका कार्य क्या था, अर्थात उनका क्या है, ना सदोष हानि पहुंचाने का था और ना सदोष लाभ प्राप्त करने का था, ठीक। लेकिन उनका कार्य क्या था कि उन लोगों ने मिलके 5 लोग मिलके बल का प्रयोग करके उस बैल और गाय को अन्य व्यक्ति से छीनते हैं। तो यहाँ पे जो उनका कार्य था वो बलवा करने के तहत आ गया। अब भी नहीं समझे।
नो सर। ठीक। इसी में देखो एक और मामला है उत्तर प्रदेश राज्य का बनाम उत्तर प्रदेश राज्य बनाम दान सिंह का। ये आपका 1997 का केस है, 1997 का। इस बात में कहा गया है कि जहां बलवे में अनेक व्यक्ति मारे गए हो या घायल हुए हो, वहां यह संभावना सदैव बनी रहती है कि साक्ष्यों द्वारा प्रकरण की घटना को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाए और ऐसे में कुछ निर्दोष व्यक्तियों को हमलावर के रूप में व्यर्थ ही दर्शाया जाए। तो साक्ष्यों द्वारा ऐसा जानबूझकर भी किया जा सकता है या अनजाने में उनसे हमलावर को चिन्हित करने में भूल हो सकती है। तथापि साक्ष्यों के साक्ष्य में थोड़ा बहुत विरोधाभास होने मात्र से उसके साक्ष्य को अग्राह्य नहीं माना जाना चाहिए, विशेषतः उस स्थिति में जब हमलावर और चक्षुदर्शी साक्ष्यों की संख्या अत्यधिक हो। ऐसी स्थिति में न्यायालय से अपेक्षित है कि वह घटना के मूल बिंदुओं पर साक्षी द्वारा दी गई साक्ष्य समरूपता को ध्यान में रखते हुए निर्णय दी कि बलवे में कौन से व्यक्ति शामिल थे। इस हेतु न्यायालय को बलवे के परिणाम स्वरूप मारे गए या घायल हुए व्यक्तियों की संख्या और आक्रमणकारियों द्वारा आपराधिक बल प्रयोग किए जाने के तरीकों को विचार लेना होगा। तो ये बता रहा है कि आपका देखिए जब बलवे में जिन लोगों को आप बोलेंगे कि देखिए जब बलवा होता है तो बलवे में हमेशा क्या है कि 5 से अधिक होते हैं, तो वो 5 से अधिक में वो 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं। कि देखो एक लोगों का जनसमूह मिलकर क्या कर रहा है, किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार के बल या हिंसा का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, कि वो 5 से अधिक लोग मिलकर क्या किए, किसी घर पहुंच गए, अब बोल रहे कि चलो मकान खाली कर दो, तो वहां पे जो कार्य उनका किया जा रहा है वो क्या है, अनुचित है। जैसे मान लीजिए आप मान लीजिए किराएदार हैं, ठीक, आपने शायद किराया नहीं भरा या कोई भी हो, तो आपको जो भी है कि आपको निकालने का अधिकार ऐसा नहीं है कि मकान मालिक आपको सीधा निकाल के बाहर फेंक दे। और मान लिया आप नहीं निकल रहे तो क्या किया कि 5 लोगों को ले आया और आपका सामान जबरदस्ती बाहर फेंक रहा है। तो ये जो सिचुएशन होगी तो यहाँ पे आपके ऊपर वो क्या कर रहा है, बलवे का प्रयोग कर रहा है। क्योंकि उसका जो बल्कि आप वहाँ पे उसका कार्य उचित है कि वो अपने घर खाली करवाने, लेकिन जो उनका करने का जो तरीका है वो वहाँ पे क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो उसी के बारे में बोल रहा है कि जो बलवे के जब दोषियों को देखा जाएगा तो बलवा कैसे शुरू हुआ, किस तरीकों का उपयोग किया गया था, तो इस आधार पे बलवे से संबंधित लोगों के ऊपर निर्णय देने की बात इस केस के माध्यम से की गई थी। समझ आ रहा है? अब एक थोड़ा सा और देख लेते हैं, बलवा और युद्ध में क्या अंतर होगा। मैसेज कर देना, ठीक है, कि बलवा और युद्ध में क्या होगा। कि देखो आपको लगता है कि बलवा में क्या है कि लोगों के द्वारा हिंसा का प्रयोग होता है, युद्ध में भी लोगों के द्वारा हिंसा का प्रयोग होता है। दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई नजर आती है, लेकिन क्या है वो एक दूसरे से पूरी तरह भिन्न होती है। बलवे में देखिए क्या होता है कि लोक शांति के विरुद्ध, पहला तो बलवा जब बोलेंगे तो वो आपका भारतीय दंड संहिता के तहत 146 में जो अपराध बताए गए हैं, ठीक है, तो ये लोक प्रशांति के संबंधित अपराधों में आता है। और जब आप युद्ध की बात करेंगे तो वो राज्य के विरुद्ध अपराधों में आ जाएगा। अब बलवा जब भी कितना भी बलवा जब भी होगा तो बलवे में हमेशा क्या होगा कि वह युद्ध जैसी स्थिति से कम ही होगा, गंभीर जिसकी प्रकृति होगी वो गंभीरता जब बात करेंगे तो कम होगा। जबकि जब युद्ध की बात करें तो उसकी हमेशा, तो इसलिए युद्ध क्या होता है, किसी सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए होता है। अर्थात कि बलवा जब होगा तो कुछ लोगों के द्वारा शुरू किया जाता है, तो उनका क्या एक सीमित उद्देश्य होता है, सीमित लक्ष्य होता है। जबकि युद्ध जब बात करेंगे तो एक सामान्य लक्ष्य होता है सभी का। सामान्य लक्ष्य अर्थात कि वो किसी युद्ध करके क्या चाहते हैं, उस जगह को कब्जा करना चाहते हैं या किसी एरिया में वो अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं, तो वो चीजें होंगी। तो ये बलवा और युद्ध में डिफरेंस है। अब सुनाई दे रहा होगा। तो अब देखते हैं कि 147 बताता है बलवा करने के लिए दंड के बारे में। तो जो कोई बलवा करने का दोषी होगा, अर्थात बलवा करना 146 का जो अपराध करेगा, सेक्शन 146, तो उसको क्या है कि उसके लिए सजा का प्रावधान जो है वह दोनों में से किसी भांति के कारावास का, जिसकी अवधि क्या है आपकी 2 वर्ष तक की, या जुर्माना, या दोनों से उसको दंडित किया जाएगा। ठीक, तो 146 में बलवा को बताया गया और 147 में आपका बलवा के दंड के बारे में बताया गया। तो ये आपका कितना होगा, 2 साल तक की इसके लिए सजा हो सकती है, प्लस आपका जुर्माना हो सकता है, और या दोनों हो सकता है। ठीक है,
इसको याद रखिएगा। इसमें थोड़ा ये पढ़ लेते हैं राज्य संशोधन के बारे में कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ न्यायालय की अनुमति से इस उस व्यक्ति द्वारा क्षमनीय जिसके विरुद्ध अपराध का करते समय बल या हिंसा प्रयुक्त की गई है, परंतु यह अभियुक्त किसी अन्य क्षमनीय अपराधी का दोष अपराध का आरोपी नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं 148। तो 148 की चीजें आपकी वही है जो सेक्शन 144 में हम लोगों ने पढ़ा था कि घातक आयुध से सज्जित होकर बलवा करना। तो यहाँ पे हम लोगों ने बलवा पढ़ा कि आप 5 या 5 से अधिक व्यक्ति मिलकर एक सामान्य उद्देश्य के लिए विधि विरुद्ध जमाव करते हैं, जिसमें उन लोग बल और हिंसा का हेलो। जी सर। ठीक है, तो अब सुनाई दे रहा होगा ठीक ठाक। यस सर, आवाज धीरे आ रही है। ठीक है, अब ठीक है। 148 आपको पता है घातक आयुध से सज्जित होकर बलवा कर, जैसे सर आवाज रिपीट हो रहा है विधि विरुद्ध आपका जमाव और कर। कट रहा है। अब ठीक है सर। अब आवाज ठीक है ना? हाँ सर। तो आपका 148 कहता है घातक आयुध से सज्जित होकर बलवा करने के बारे में। जो कोई घातक आयुध अर्थात खतरनाक हथियारों से या किसी ऐसी चीज से जो आक्रामक आयुध के रूप में उपयोग किए जाने पर मृत्यु कारित होने की संभावना है। ठीक है, जो कोई घातक आयुध से या किसी ऐसी चीज से जिससे आक्रामक आयुध के रूप में उपयोग किए जाने पर मृत्यु कारित होने संभव्य हो, सज्जित होते हुए बलवा करने का दोषी होगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या बताया कि यदि आप बलवे में घातक आयुध लेकर पहुंचते हैं, ठीक है, पहली बात है कि आपराधिक बल का प्रयोग किया जा रहा है और हिंसा का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन उस हिंसा और आपराधिक जो जो बल है उसमें क्या है, आपका कोई आयुध लेकर अभी तक नहीं पहुंचा। मतलब वो क्या है, बल है, जैसे आदमी वहां पे चलते चलते बलवा में क्या है कि लोग पत्थरबाजी करने लगे, डंडे से मारने लग गए, या नॉर्मली ऐसी तोड़ फोड़ करने लगे। ठीक है, तो वो आपका बलवे की चीज आ गई। लेकिन अगर आप बलवे की चीजों में क्या पहुंचे, बंदूक लेके पहुंच गए, कोई ऐसा घातक आयुध लेकर पहुंच गए जिससे क्या मृत्यु होने की संभावना ज्यादा होगी या बनी रहती है, तब आपका क्या होगा कि बलवा करने का आपको दोषी, सज्जित होकर बलवा करने का दोषी माना जाएगा, जिसमें आपकी जो अवधि होगी या जो दंड की व्यवस्था है वो 3 वर्ष प्लस या जुर्माना या दोनों से उसको दंडित किया जाएगा। सर यहाँ पे सज्जित का क्या तात्पर्य है? सज्जित मतलब जैसे सज कर, मतलब आप हथियार लेकर जो लैस होकर नहीं बोलते हैं, अरे बंदूक या गन जो भी चाकू हाँ छुरी जैसा भी चीज लेकर क्या सज्जित होकर बोला जाता है।
आप उसको लेकर अगर जाते हैं तो। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। क्या करूं मैं नेटवर्क के लिए आज। साथ में लेकर सर। आज का रिकॉर्डिंग अपन नहीं डालेंगे, उसको देखा जाएगा बाद में। तुम लोग नहीं आएगी आवाज तो बता देना मेरे को ना। जी। पता नहीं जी सर। नेटवर्क क्यों ऐसा जी सर खराब। अभी आ रही है। ठीक है, तो इसमें 148 में आपका कुछ खास चीज नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि आप अगर देखिए बस इसमें आपको ये याद रखना है, इसके बाद क्या 149 में, तो आपको ये याद रखना है कि बलवा आपको 146 के तहत है, जिसके तहत आपको कितने साल की सजा, 2 साल की। लेकिन यदि उस बलवे में यदि कोई व्यक्ति घातक आयुध लेकर या हथियार लेकर, ठीक है, खतरनाक हथियार लेकर अगर सज्जित होकर उस बलवे में शामिल हो जाता है, जैसे कोई क्या है बलवा शुरू हुआ तो लोग क्या है बंदूक ले आए आपराधिक बल का प्रयोग में, तब वहां पे वो चीज क्या होगा, आपको 148 के तहत आपको सजा मिलेगी। तो जितने लोग अगर बलवे के दोषी होंगे और जितने उसमें अगर मान लो जैसे एक केस था विशाल सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य का 1998 का ये मामला है, ठीक है, विशाल सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य। तो इसमें क्या हुआ था कि एक विवादग्रस्त भूमि था, तो उसके लिए क्या करते हैं विधि विरुद्ध जमाव करते हैं और उसमें एक हत्या हो जाती है, तो उसका ये मामला था, विधि विरुद्ध जमाव प्लस हत्या का वो मामला था। तो उसके प्रकरण में बात करते हैं तो जो उसमें विधि विरुद्ध जमाव किए थे, तो जो अभियुक्त था उनकी संख्या थी उसमें 22 और उसमें से जो 4 हो गए थे फरार। ठीक है, और उसमें जो 22 लोग थे तो उनके ऊपर मुकदमा दायर किया गया बलवा का प्लस आपका हत्या का। तो उसमें ये देखा गया कि जो उसमें जो हत्या की गई थी 4 लोगों की उसमें हत्या भी कर दी गई थी। ठीक, ये केस किसके साइड से दायर था सर? वो जो जो मरे मृत उनके उनके संबंधियों के द्वारा? हाँ, सरकार की तरफ से। विशाल सिंह बनाम हाँ मध्य सर। प्रदेश राज्य है ना। अरे अच्छा कोई सॉरी। भी केस अगर होता है तो सरकार के विरुद्ध होता है ना। ठीक, जी सर। काम मैं बताने वाला तो भूल गया यार। ठीक है, उसमें बताया गया इसमें 4 अधिकार थे। राजस्व अभिलेख के जो उनका जो उस जमीन से संबंधित जो राजस्व अभिलेख था, उसमें क्या था कि जिन लोगों उस पर हमला करने आए थे 22 जो अभियुक्त था वो और उसके जो साथी थे और जिनके जो मरा, तो उन लोग के दोनों के नाम में ना मिस्टेक था, वो क्लियर ही नहीं हो पा रहा था कि जमीन सच में किसकी है। ठीक है, लेकिन उन लोग की जो जमीन की लेकर जो विवाद थी उसमें क्या हुआ कि 4 लोग मारे गए थे। तो जो 4 लोग मारे गए थे तो जो 22 लोग थे उनके ऊपर कौन सा मामला बना, 146, 148, 302, 149 और 307 और 149। ठीक है, तो 147 आपका क्या है, बलवा के लिए दंड है। 148 आपका घातक आयु लेके सज्जित होने का है। फिर जो आपका 302 है वो आपका इसका है हत्या के लिए दंड। और 149 आपका जो है आगे वो बताता है आपका विधि विरुद्ध जमाव का हर सदस्य सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किया गया अपराध का दोषी। ठीक है, इसको हम आगे पढ़ते हैं। तो उनके अंतर्गत उनको आरोपियों को क्या किया गया, सत्र न्यायालय से सजा दी गई इस सारे धाराओं के तहत, जिसको अभियुक्तों ने जिसमें से जो अभियुक्त थे, ठीक है, जो मेजर जिन्होंने हत्या की थी, जिनके पास गन था और जिन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया था, उनके ऊपर क्या हुआ, मृत्यु दंड की उनको सजा दी गई। लेकिन जब ये मामला हाईकोर्ट में गया तो हाईकोर्ट ने सारी मृत्यु दंड की सजा को चेंज करके या परिवर्तित करके उसको क्या कर दिया, आजीवन कारावास में बदल दिया। मैं आपको तो कुछ बताने वाला था, मैं भूल गया कहाँ पढ़ा था। तो ठीक है, अब इसमें एक और केस है आपका बारेंद्र बनाम राज्य का एक मामला है। ठीक है, तो इस मामले में समझिएगा बारेंद्र बनाम राज्य 1978 का ये मामला था। ठीक, 78 1978 का ये मामला है आपका, सुनाई दे रहा है। तो इसमें क्या होता है कि बलवे में शामिल होते हैं 9 लोग। अभी आवाज आ रही ना, हेलो।
जी सर, आवाज आ रही है। सर आ रही है ना क्लियर? आज का क्या बोलते रिकॉर्डिंग वो हो जाएगा तो डिस्कस करके पढ़ सकता हूँ, है ना। तो 148 आपका बताता है घातक आयु, सॉरी कहाँ पहुंच गया, हाँ। तो बारेन राम राज्य का जो मामला था, इसमें क्या था कि जो 9 लोग मिलकर बलवे के लिए उनको दोषी माना गया था, ठीक। लेकिन उसमें से जो 3 लोग थे, 9 में से 3 मतलब 6, जो 9 में से 3 लोग थे, उन लोग उस बलवे में क्या किए थे, बम लेकर गए थे, है ना। तो उनको क्या माना गया, जो बाकी जो 6 लोग थे उनको दिया गया 147 के तहत सजा, और जो बाकी जो 3 लोग थे जो बम लेकर गए थे उनको दिया गया 148 के तहत सजा। तो ये आपका 148 और 147 में ये अंतर आपका है, ठीक है। और मेजर अंतर क्या है कि 147 के तहत आपको कितने साल की सजा है, 2 साल की, और आपको 148 के तहत कितना है, 3 साल की। समझिए चीज को, क्या बताना था। जी सर। जी जी सर। अब आपका है कितना बजा, सर लेकिन इसका 148 का टाइटल क्या बोलता है सर, वो समझ में नहीं आ रहा है। घातक वो आयुध। मेन जो, हाँ घातक से, घातक आयुध मतलब खतरनाक हथियार से सज्जित होकर, अर्थात उसको जैसे आप सज्जित होकर मतलब तैयार होकर, ठीक है, सर मतलब होकर उसको बलवा साथ में करना। अब जैसे लेकर। आपको बलवा हो चल रहा है, अरे अब जैसे जैसे तैयार होकर आना बोलते हैं तो क्या होता है उसका मतलब कि आदमी अपना सारी चीजें लेके आता है। जैसे स्कूल के लिए तैयार होकर आना हाँ। बोलेंगे तो क्या करोगे, बैग लोगे, जी टिफिन लोगे, पूरा। उसका कॉपी सब जी पैक सर। करके चलोगे। अब जी घातक आयुध से सर। सज्जित होकर बोले मतलब आप बम, गोला, बारूद, ठीक है, ये सब लेकर खतरनाक चलोगे, हथियार। पेट्रोल बम, ये बम, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होगी, आपका घातक आयुध के तौर पे आएगी। तो आपका ये जो बारेंद्र वाला मामला में बताया ना कि 9 लोगों ने के बीच बलवा का आरोप लगा, और 9 में से 3 लोग थे वो बम का प्रयोग कर रहे थे, तो वो चीज आपकी क्या हो गई, बलवे में शामिल हो गई, मतलब वो आपका 148 के तहत उसकी सजा होगी।